नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति चौरसिया। नजरिया में आज हम खास मुलाकात करेंगे मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष नंदू कुमार चौहान से। नंदू भैया, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। नमस्ते दीप्ति जी। सबसे पहले तो हम बिहार से शुरू करते हैं। बीजेपी विकास के दावे करती है, विकास की बातें करती है कि जहां भी चुनाव लड़ेंगे विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश रहा हो, छत्तीसगढ़ रहा हो, लोकसभा के चुनाव रहे हो। लेकिन बिहार में क्या कारण रहा कि विकास के मुद्दे पीछे छूट गए और ओछी बयानबाजी बहुत तेजी से आगे आ गई। यहाँ तक कि बीजेपी के नेता भी इसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। क्या पार्टी की कोई लाइन इस तरह की आ गई है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं आई। लेकिन कभी भी ये होता है राजनीतिक जीवन में, चुनावी मैदान में यदि बीजेपी के नेताओं के प्रति गलत आरोप लगाए जाएंगे, बिलो द बेल्ट वार किया जाएगा, तो चुनाव का मैदान है, वहां पर फिर उसका प्रत्युत्तर तो देना पड़ता है। और फिर कांग्रेस, नीतीश कुमार की पार्टी या लालू जी की पार्टी, इनके खिलाफ तो बोलने को बहुत मटेरियल है। ये यदि अपने मर्यादा के बाहर बोलेंगे तो वो चुनाव का मैदान है, तो उसका प्रत्युत्तर वहां के लोग उस तरीके से देते नहीं। लेकिन तब भी बीजेपी अब विकास की बात नहीं कर रही। बीच में आया कि भाई प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा पैकेज दे दिया बिहार को, उस पर बड़ा बवाल कटा कि कौन सा नया पैकेज दे दिया और क्या कर दिया और स्पेशल पैकेज नहीं चाहिए। शुरुआत विकास से हुई और अब ये हालात हो गए। देखिए, जब पैकेज दिया तो उस समय में वहां के मुख्यमंत्री को भी उस कार्यक्रम में बुलाया गया था। इतने बड़े दिए गए पैकेज को यदि ये इस तरीके से हल्के में लेकर और पैकेज नहीं चाहिए, तो आज तक ये बिहार का विकास क्यों नहीं कर पाए? लगता नहीं कि बीजेपी भी भूल गई इनके साथ साथ? नहीं, बीजेपी तो विकास के लिए ही वहां पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन बीजेपी विकास की बातें नहीं कर रही है, बल्कि लगातार कर रही है, बयानबाजियां चल रही हैं। वहां तो लगातार ये कहा जा रहा है कि आप बीजेपी को जनादेश दो। तो बिहार में भी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं विकास कैसे होता है यह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को और मध्य प्रदेश के विकास को, और जहां जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है उन राज्यों के विकास को कोट किया कि ये राज्य एक जमाने में जब कांग्रेस के हाथ थे तो बहुत पीछे थे, लेकिन यहां पे सतत बीजेपी की सरकार रहने से मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ ये विकास के रास्ते पे दौड़ने लगे। अच्छा, अब ये एक नई चीज हुई कि आप बोल रहे हैं बीजेपी विकास की बात कर रही है और दूसरी पार्टियों ने विकास नहीं करा। मतलब क्या लगता है, पूरे हालात देख के जो आप देख पा रहे हैं, बिहार में किसकी दिवाली मनेगी? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है और मध्य प्रदेश के लगभग 200 से अधिक कार्यकर्ता बिहार चुनाव में गए हैं। वहां के चुनाव में हमारे मध्य प्रदेश के 4 प्रमुख नेता सतत वहां लगे हुए हैं। माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, माननीय थावरचंद जी गहलोत, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी और हमारे संगठन महामंत्री अरविंद मेनन जी, और साथ में 200 कार्यकर्ता 56 विधानसभा की सीटों का पूरा चुनावी मैनेजमेंट देख रहे हैं। तो इस आधार पर वहां से जो फीडबैक आ रहा है, वहां निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनने जा रही है अपने सहयोगी दलों के साथ। अब हम मध्य प्रदेश संगठन की बात करें तो आपका कार्यकाल में लगभग कुछ महीने बाकी हैं इस पहले कार्यकाल में। तो क्या पा रहे हैं? आपकी जितना काम किया उससे संतुष्ट हैं आप? जो संगठन के लिए आपने किया या आप जो चाहते थे? देखिए, मैंने जो काम किए हैं, मैंने अपना धर्म समझकर संगठन के लिए, मेरे पार्टी के लिए पूरे समर्पित होकर मैंने अपनी सेवाएं दी है। रह गया सवाल मेरा कार्यकाल कैसा था, ये मेरे नेता लोग उसका आकलन करेंगे, वो मेरे आकलन का विषय नहीं है। आपके नेता कौन मध्य प्रदेश में? मेरे मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम लोग, हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं। मध्य प्रदेश के पूरे हमारे वरिष्ठ लोग हैं, हमारे पार्टी के जो मुख्य धारा में आज है, वो इसका आकलन करेंगे। मेरे बारे में मैं स्वयं नहीं, मेरी पार्टी आकलन करेंगे। आपको क्या लगता है, आप अपनी अगली पारी के लिए भी तैयार हैं या किसी और को देखते हैं इस जगह के लिए? मेरा निर्णय मेरे जीवन में कभी मैंने नहीं किया जी। मेरा निर्णय मेरी पार्टी करेंगी। जिस भूमिका में मुझे मेरी पार्टी रखेगी, मैं खुशी खुशी मेरे उस किरदार को, उस भूमिका को निभाऊंगा। पार्टी वापस अध्यक्ष बनने को कहेगी?
अब ये तो पार्टी को मालूम, मैंने उस तरफ में सोचा भी नहीं और देखा भी नहीं। अगर कहेगी तो? कहेंगी तो मैं उसको स्वीकार करूंगा। और अगर पार्टी नहीं कहेगी तो आप किस नए चेहरे को अपनी जगह तो भी देखना सहर्ष चाहेंगे? स्वीकार करूंगा। मेरे पार्टी मेरे बारे में हमेशा अच्छा ही सोचेंगी और मेरे लिए योग्य भूमिका ही मेरी पार्टी तय करेंगी। किस नए चेहरे को आप अपनी जगह देखेंगे फिर? नहीं, वो तो पार्टी निर्णय करेंगी। मैं कोई मेरा वारिस थोड़ी बनाने जा रहा हूँ। अच्छा, आपको लेके हमेशा एक बात बोली गई, जब आप अध्यक्ष बने मध्य प्रदेश बीजेपी के, तब भी कहा गया कि भाई इनके तो नाम के साथ चलता है नंदू सबके बंधु, तो अभी सभी के साथ मिलजुल कर काम होगा। लेकिन पिछले कई दिनों में देखा जा रहा है संगठन को लेकर कई तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। एमएलए जो हैं वो अपने एरिया में उनका वर्चस्व बहुत ज्यादा है। बताया ये तक कहा जा रहा है कि जो जिला अध्यक्ष है वो एमएलए जो तय कर देगा वही चुना जा रहा है। इसके अलावा संगठन मंत्रियों की कई सारी शिकायतें रही और खासकर ये माना गया कि बीजेपी में इस समय अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई ही नहीं किसी पर भी। नहीं, ऐसा नहीं है। समय समय पे हमने कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है और आज हमारे संगठन ने मध्य प्रदेश में बहुत कीर्तिमान स्थापित की है। आज मध्य प्रदेश के 16 नगर निगम हम जीते हैं। जिला पंचायत अगर हम 50 में से चुनाव के अलावा छोड़ दें और अगर हम संगठन की बात करें तो संगठन में बहुत तरह की शिकायतें रही। विधायक बेलगाम रहे, जनप्रतिनिधि जितने थे उनका अफसरों से लगातार झगड़ा चलता रहा, चाहे वो टीकमगढ़ के विधायक हों चाहे वो भोपाल के विधायक हों। इसके अलावा संगठन मंत्रियों की भी कई सारी शिकायतें हैं। इसका 2 कारण है जी। एक तो पूरे मीडिया का फोकस आजकल बीजेपी पे ही है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बीजेपी है, और अधिकारी और जनप्रतिनिधि ये दोनों के बीच में कई बार तो ईगो के कारण टकराट होती है और कई बार जनप्रतिनिधि पे काम कराने के दबाव रहते हैं। उस दबाव में जब उनको काम होता दिखाई नहीं देता तो उनकी तरफ से ऐसा व्यवहार होता है। लेकिन मैं स्वयं इस बात के लिए बिल्कुल पाबंद हूं और मेरे जनप्रतिनिधियों से मैं निरंतर आग्रह करता हूं कि चाहे कोई परिस्थिति हो, हमने संयमपूर्ण और मर्यादा में व्यवहार करना चाहिए। मर्यादा तोड़ने का जनप्रतिनिधियों को कोई अधिकार नहीं है। के श्रीवास्तव और सीईओ का झगड़ा लंबा रहा टीकमगढ़ में। फिर उसके बाद अभी मध्य प्रदेश भोपाल की बात करें तो जो विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, उनका सीईओ से झगड़ा हुआ। वहां पे तो हालात यहाँ तक के आ गए कि सारे सीईओ छुट्टी पर जा रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, आपको बीच में इंटरफेयर करना पड़ा, आपने समझौता करवाया। नहीं, देखिए, के श्रीवास्तव का भी और सीईओ का भी और श्री रामेश्वर जी का भी और सीईओ का भी जो मैंने उसके बीच में जाकर पता किया तो कामों को लेकर ही अंतर्विरोध था। नहीं, रामेश्वर शर्मा का तो बहुत सीधे तौर पे था कि एक कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया था, उनके बिना कार्यक्रम हुआ था। उनको ये लगा कि मेरी उपेक्षा की गई है। यही तो ईगो का मामला यही आता है ना। रामेश्वर शर्मा जी को लगा कि कार्यक्रम में मुझे न बुलाना, मेरी उपेक्षा की गई है। एक जनप्रतिनिधि को कार्यक्रम में बुलाया जाना चाहिए या उनसे पूछकर कार्यक्रम तय होना चाहिए। लेकिन उसका हमने बैठकर, और रामेश्वर जी ने स्वयं उसमें खेद व्यक्त किया बड़ा दिल करके, और मामले का पटाक्षेप हो गया। मतलब रामेश्वर जी ने खेद जताया, इसको आप ये मानते हैं कि उन्होंने बड़ा दिल रखा? नहीं, देखिए, एक जनप्रतिनिधि यदि खेद व्यक्त कर ले तो ये तो बड़ा दिल कहलाएगा ना। अपने गलती को स्वीकार कर लेना, यह भी किसी भी व्यक्ति के लिए उसने बड़प्पन दिखाया, बड़ा दिल रखा, ये हम सभी मानते हैं इस बात को। किसी ने भी यदि अपनी गलती स्वीकार कर ली, बतौर पार्टी अध्यक्ष आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ? नहीं, मेरी तरफ से उनसे पूछताछ की गई थी, जब ही तो मामला मेरे पास आया, तभी तो आया। सिर्फ पूछताछ? नहीं, पूछताछ की गई, उसमें उनकी तरफ से बोलने में आवेश में वो गलत शब्द बोले, मर्यादा से हटकर बोले, तभी तो जाकर ये बात हुई कि दोनों के बीच में खेद व्यक्त करके और समझौता हो गया। अच्छा, संगठन चुनाव को लेकर हम बात कर रहे थे कि ये बात बोला जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं कि विधायक खुद तय कर लेता है कि कौन मंडल अध्यक्ष होगा, कौन जिला अध्यक्ष होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, हमारे पार्टी विधायकों का काफी दबाव है। नहीं, विधायकों की भी सुनी जाती है। दीप्ति जी, संगठन और सरकार के बीच समन्वय हर स्तर पर जरूरी है। एक विधायक का क्षेत्र है, उसके क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष और विधायक में समन्वय जरूरी है। एक जिले के विधायक, वहां के सांसद, इनमें
और वहां के जिले के संगठन में भी समन्वय जरूरी है। प्रदेश में प्रदेश की सरकार और प्रदेश के संगठन के बीच भी समन्वय जरूरी है। तो वहां पूछताछ कर ली जाती है सबसे, और पूछताछ करके उन्हीं लोगों को बैठाकर उन्हीं लोगों के बीच से नाम तय किए जाते हैं। तो इसमें ये नहीं माना जाए कि किसी एक व्यक्ति की चुनी जा रही है या विधायक का कोई एक व्यक्ति के कहने से नहीं बनता। अच्छा, एक चीज और रही कि संगठन मंत्रियों को लेकर भी काफी विवाद रहा, फिर एक साथ पूरे 26 संगठन मंत्री हटाए गए। अचानक इस तरह से जोड़ा क्यों गया था इनको और हटाया क्यों गया? नहीं, देखिए, जुड़ने की प्रक्रिया तो ये 2003 से, बल्कि उसके भी थोड़ा पहले से शुरू हो गई थी। जी। प्रयोग था कि संगठन मंत्रियों को हम जिला स्तर पर भी काम में लगाए और संभागीय संगठन मंत्री भी बने रहे। तो पहले जो जिलों में संगठन मंत्री बनते चले आए, तो एक बात संज्ञान में आई कि ये करने के बजाय हम अब एक प्रयोग करें। बहुत पहले ठाकरे जी के समय हमारे संगठन मंत्री संभाग स्तर पर होते थे, और वो संगठन मंत्रियों की सक्रियता, गतिशीलता, ताकत से हम बढ़ाए, और जो जिले में हमारे संगठन मंत्री, हमारे पूर्णकालिक लोग लगे हुए थे, उनको हम संगठन के ही किसी और अन्य विंग में काम में लगाएंगे। और अब नीचे का पूरा हमारे संगठन का काम संभागीय संगठन मंत्री देखेंगे। पहले केवल संभाग स्तर पे थे, फिर उनको बढ़ाए गए, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वापस पुराने पैटर्न पे चली गई ये पार्टी? तो देखिए, समय समय पे प्रयोग करने पड़ते हैं। लेकिन अभी विनय सहस्त्रबुद्धे ने यह भी कहा था कि चूंकि वो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, इसलिए छुट्टी कर दी। जबकि जो तरह तरह की बातें सामने आ रही थी, पैरेलल सरकार चलाने की एक शिकायत हुई थी, मुख्यमंत्री से शिकायत हुई थी, पार्टी अध्यक्ष तक शिकायत गई थी, और मतलब कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि रामलाल जी की फटकार के बाद इनको फिर हटाया गया है। नहीं, मेरे संज्ञान में ये बिल्कुल नहीं है, और विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने भी ये कहीं कहा, ये भी मेरे संज्ञान में नहीं है। मध्य प्रदेश लेकिन हटने हटाने की बात, कहा कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, वो सभी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, इसलिए पार्टी ने उनको मुक्त कर दिया कि आपको पद मुक्त किया जाए। नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता। वो तो हमारे प्रदेश के प्रभारी है माननीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी। तो उनके कहे को कहीं अलग अंदाज में समझ लिया गया होगा। नंदू भैया, आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।